नमस्ते, गुड मॉर्निंग। संधि भाग एक हम पढ़ने वाले हैं अभी, कैलकुलेट कर दीजिए सभी। संधि भाग या स्वर संधि ना, संधि प्रकरण, संज्ञा प्रकरण पढ़ चुके हैं, संधि पढ़ने वाले हैं, संधि की फर्स्ट क्लास है, टाइटल डाल सकते हैं संधि प्रकरण। थोड़ा जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दो। संधि प्रकरण, संधि की बिल्कुल बेसिक क्लास है, फर्स्ट क्लास से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर क्या बनता है? संधि। फटाफट से आ जाइए। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर शब्द निष्पन्न होता है कौन सा? संधि। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। संधि में धातु क्या है? तो धा। धातु को हम लोग प्रकृति ऐसा भी कह देते हैं ना, धातु को अपन क्या कहते हैं? प्रकृति। तो संधि में कौन सी प्रकृति? ऐसा प्रश्न आ जाए तो धा। कंफर्म यहाँ लिख भी देते हैं। धा आपकी कौन है? इसी को अपन धातु भी कह सकते हैं और धातु का ही अन्य नाम हम कह सकते हैं कौन? प्रकृति। कई बार आपने प्रकृति प्रत्यय ऐसा सुना होगा, काफी बार सुना होगा ना, प्रकृति प्रत्यय यानी कि धातु और प्रत्यय। हमेशा शब्द में उपसर्ग लगी जरूरी नहीं है, लेकिन हर शब्द में धातु और प्रत्यय जरूर होते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर एक शब्द निष्पन्न होता है जिसका नाम है संधि। की प्रत्यय उन शब्दों में लगता है, की प्रत्यय पुल्लिंग का है, ध्यान देना। की प्रत्यय जब किसी शब्द के साथ लगता है, जब किसी धातु के साथ लगता है तो उस पूरे कंटेंट को पुल्लिंग बना देता है। आया समझ में? की प्रत्यय जो है वो जब भी किसी धातु के साथ, जब भी किसी प्रकृति के साथ जुड़ता है तो उस पूरे के पूरे कंटेंट को वो क्या बना देता है? पुल्लिंग बना देता है। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि संधि शब्द में कौन सा लिंग है, तो संधि शब्द में कौन सा लिंग है आपका? पुल्लिंग है। कंफर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात। संधि छोटी ही है, हम तो स्त्रीलिंग कर देते। संधि की जाती है, संधि की जाता है, ऐसा कब होता है? अरे ना, हिंदी से अपन लिंग निर्धारण करते हैं जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए हमें तो याद रखना है कि की प्रत्यय जब भी जोड़ेंगे ना तो वो शब्द हो जाएगा कौन से लिंग में? पुल्लिंग में। अब यदि हमें, है ना, फॉर एग्जांपल मैं रफली लिख रही हूं, यदि हमें विधि लिखना है ना, वी उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय, ये बन गया आपका कौन? विधि। देखो धा के साथ की जोड़ने पर धी बन रही है, कंफर्म है? धा के साथ की जोड़ने पर ही तो ये धी बन रहा है। सम का म जो है ना, सम का म ही क्या बन रहा है आपका? न। कभी भी याद रखना, कहीं पर म हलंत है, अच्छे से अच्छे वाला दिमाग लेकर आओगे तो समझाऊंगी। कहीं पर भी म हलंत है, ध्यान देना। या फिर किसी अक्षर के ऊपर बिंदी लगी, सेमी तो बात है, सेमी बात है ना। कहीं पर म हलंत है, ऊपर बिंदी लगी है, इस कंडीशन में केवल म की बात कर रहे हैं ना, तो इसका पांचवा अक्षर म की जगह लग जाएगा। तो धा का पांचवा अक्षर कौन है? त थ द ध न। तो ये म ही क्या बन रहा है? न बन रहा है। और धा प्लस की आपका धी बन रहा है। कौन से क्लियर? संधि में हम कह रहे हैं धा प्लस की क्या बना? धी। और सम का ही बना कौन? सन। रीजन क्या था? म हलंत के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आता है तो म हलंत की जगह उस वर्गीय व्यंजन का पांचवा अक्षर लगेगा। तो ध का त थ द ध न, तो ये म ही आपका क्या बन गया? न बन गया। संधि में आएगी ये चीज, परसवर्ण संधि। ठीक है, परसवर्ण संधि कहते हैं इसको। संधियों में कौन से कौन पढ़ेंगे? आपको याद रखना है कि विधि शब्द होगा तो ये दोनों मिलाकर तो बना रहे हैं कौन? धी। कंफर्म है? ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं? धी। और ये रहा वी, तो विधि बना। अब आपसे पूछे विधि शब्द कौन से लिंग में है, तो आप कहते हैं ना विधि तो लड़कियों का नाम होता है, तो अपन कह देंगे स्त्रीलिंग। जबकि सरासर गलत, कौन सा लिंग? पुल्लिंग। निधि एक शब्द है। निधि कैसे बनेगा? नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय। निधि में कौन सा लिंग है? लड़कियों का नाम होता है निधि, है ना, तो अपन कहते हैं स्त्रीलिंग है, सरासर गलत। आपको यही याद रखना है कि कहीं पर भी की प्रत्यय है तो की प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन से लिंग में होगा? पुल्लिंग में होगा। तो आपका विधि, निधि, संधि सारे के सारे पुल्लिंग है। कंफर्म? ऐसा कोई सिखाएगा, चाहो तो लिख दो। विधि, निधि सारे के सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। हो चुका होगा। सब उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर शब्द बना है कौन? संधि। संधि, विधि, निधि, जिसमें धी रहता है लास्ट में और छोटी की मात्रा है, वो सारे के सारे शब्द कौन से लिंग में जाएंगे? तो पुल्लिंग में जाएंगे। चलिए, संधि की क्या परिभाषा है हम बात कर रहे हैं कि पाणिनि जो है उन्होंने तो सूत्र लिखे हैं, कंफर्म है क्या? और पाणिनि ने संधि की परिभाषा क्या दी थी? परसन्निकर्षः संहिता। कुछ याद आ रहा होगा या नहीं? या बस चली गई? परसन्निकर्षः संहिता, बिंदी लगी है, ये जो बिंदी है ना, उसी से मैंने आपको कहा था ये बिंदी ही आपकी क्या है? संधि है। कंफर्म? पाणिनि ने सूत्र दिया, सूत्र में लिखा परसन्निकर्षः संहिता। ठीक है, और अब आगे कौन? कात्यायन। कात्यायन ने डिटेल कर दिया, कात्यायन ने डिटेल करके दिया वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संधि। ठीक है, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संधि। पाणिनि ने सूत्र लिखा, कात्यायन ने उसकी वृत्ति डिटेल लिख दी है। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः किम उच्यते। रिक्त स्थान दिया था, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः रिक्त स्थान, आपको याद करना है पूरा पूरा संधि। हिंदी लिखने अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता या समीपता। वर्णों की अत्यधिक निकटता या समीपता ही कौन है? संधि है। बढ़िया आगे। एक और भी परिभाषा है अपने पास, वर्ण संधानम संधि। एक और भी परिभाषा है वर्ण संधानम संधि, यानी कि वर्णों का मेल ही संधि है। हम कह रहे संधि और समास में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? संधि जो है मैंने हर बार वर्ण लिखवाया, वर्ण वर्ण, है ना, हर बार संधि के लिए अपने शब्द यूज किया कौन? वर्ण। तो हम कह सकते हैं कि संधि तो क्या है? वर्णों का मेल है। संधि क्या है? वर्णों का मेल। दो वर्ण जब मिल जाते हैं तो संधि हो जाती है, जबकि समास है कौन? पदों का मेल। समास कौन है? पदों का मेल। कैसे? मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, इतना लिखकर फ्री हो जाओ। संधि वर्णों का मेल, समास पदों का मेल। कंफर्म है? कैसे सीखेंगे हम? आ जाइए। क्या होता है संधि में? जैसे कि हमने कहा विद्याधन आलय, अच्छे से बोर्ड पर देखना है ना, एक बार आपने यदि मुझसे ढंग से संधि पढ़ लिया तो रिवीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना पहचानने में कोई समस्या आएगी, लेकिन 100% वाला दिमाग यही रखिएगा ना। विद्या प्लस आलय दे दे तो अब मुझे केवल विद्या के आ से मतलब है और आलय के आ से मतलब है, मुझे आपके यहाँ से और यहाँ से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है क्या?
तो संधि में हमने सिर्फ वर्ड को देखा, कौन सा वाला वर्ण, प्लस के निशान के जस्ट पहले वाला और प्लस के निशान के जस्ट बाद वाला, उसके आगे क्या डजंट मैटर, पीछे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें करना है प्लस के निशान के जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या उसको नीचे लाना है। इतना आप हमेशा कर दोगे ना, पहले आप ये देखते होंगे विद्या के साथ आले जोड़ना है, विद्या के साथ आले नहीं जोड़ना है, आ के साथ आ जोड़ना है। इस नजर से देखोगे ना हर संधि इजी हो जाएगी। आले समझ में, पहले आप ये पढ़ते विद्या के साथ किसको जोड़ना है, आले को, विद्या के साथ आले को नहीं जोड़ना, प्लस का निशान जहां पर भी है उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या स्वर है, क्या व्यंजन है, उसको नीचे लाना है, यही संधि है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि हमें वी और लय इनसे कोई मतलब नहीं, हमें तो यहाँ क्या है उनको देखना है कि कौन है, ये देखेंगे तो पता चल जाएगा संधि कौन है। ये दिखा रहा है मुझे आ प्लस आ के बाद आने पर या अ के बाद आने पर या आ के बाद आने पर किसी भी कंडीशन में आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, आ और आ तो कौन है, दीर्घ है ना, तो कौन है आ कौन है, दीर्घ, जो दीर्घ होगा वो किसमें जाएगा, दीर्घ संधि में तो चटना ही नहीं था। संस्कृत में तो प्रश्नों के अंदर उत्तर है, सबसे अच्छी बात है। आपने ये सोचा इस लैंग्वेज को नहीं लिया होगा, किसी ने तो थोप दिया होगा, मुझ पर भी तो पहले लगा था, अभी मेरी स्टोरी सुनाऊंगी संस्कृत मैंने कैसे लिया है ना, मुझ पर भी तो पहले लगा था, फिर तो अपनी लाइफ बन गई है। विद्या पे साले की बात करें, आप आ बराबर आ, ठीक है ना, तो ये दीर्घ संधि। तो मैंने सिर्फ ये कहा आपसे कि संधि तो कौन है, वर्णों का मेल है, संधि तो कौन है, वर्णों का मेल है। यदि अपन समास की बात करें तो समास में क्या है, समास में अपने पास एक पद है कौन, विद्यायाः और आलयः। अब मुझे यहाँ पर ये और इससे मतलब नहीं है, मुझे तो पूरा पूरा विद्याया चाहिए, मुझे पीछे से पूरा पूरा आलय चाहिए। विद्याया को ये विद्याया ही आलय है, इन दोनों को पास में ले जाकर रखना है और एक नया संक्षिप्त शब्द बनाना है, उसी को कहेंगे कौन, समास, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर पूरे के पूरे पद चाहिए, जबकि मुझे वहां चाहिए था कौन, प्लस के निशान के जस्ट पहले और जस्ट बाद वाला वर्ण। कौन सा क्लियर है, चलिए बढ़िया, एक बार देखिए फ्यूज। संधि वर्णों का मेल है, जबकि समास कौन है, पदों का मेल है। जल्दी से वापस देखिए संधि क्या है। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर क्या बना है, संधि बना है। संधि शब्द कौन से लिंग में है, तो पुल्लिंग में है, की प्रत्यय जिसके साथ भी जुड़ेगा और लास्ट में धी साउंड आएगा तो सारे के सारे बनेंगे कौन, पुल्लिंग शब्द। हम कह रहे पाणिनि ने सूत्र लिखे, सूत्र के रूप में उन्होंने लिखा कौन, पर सन्निकर्ष संहिता। कात्यायन ने उसकी डिटेल कर दी और उन्होंने दिया वर्णनाम अतिशयिता सन्निधि, सन्निधि यानी परस्पर मिलन, वर्णनाम अतिशयिता सन्निधि संधि। फिर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक परिभाषा वर्ण संधान संधि भी हर बार कौन आ रहा है, वर्ण, यानी कि संधि तो है किसका मेल, वर्णों का, जबकि समास है किसका मेल, पदों का। बढ़िया, संधि के कितने भेद हैं। एक व्यक्ति थे भट्टोजी दीक्षित, कौन है ये, अरे है कौन, भट्टोजी दीक्षित तो है लेकिन है कौन, वरदराज के गुरुजी, कंफर्म है ना, कौन है ये, वरदराज के गुरुजी है ये, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं वरदराज के गुरुजी यानी कि भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया, उन्होंने संधि के वेद बताते हुए लिखा पंच संधि प्रकरणम। भट्टोजी दीक्षित कौन सी बुक होगी इनकी, सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित बहुत अच्छे से याद करना, इनकी बुक का नाम है सिद्धांत कौमुदी या फिर व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की बात है, व्याकरण की है तो व्याकरण लगा दिया। इनकी बुक का नाम है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की बात है ना। इस बुक में इन्होंने लिखा है कौन, इस बुक में इन्होंने संधि के लिए लिखा है पंच संधि प्रकरणम। आए समझ में, भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी नामक बुक में संधियों के भेद करते हुए क्या लिखा है, पंच संधि प्रकरणम, यानी कि संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। ये कह रहे पंच संधि प्रकरण यानी कि संधि के कितने भेद हो गए, 5 भेद, कंफर्म। हम व्याकरण के जिस ग्रंथ को प्रामाणिक रूप से पढ़ते हैं ना, वो अपना कौन है, लघु सिद्धांत कौमुदी है। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने, पाणिनि के मतानुसार, पाणिनि को फॉलो किया इन्होंने। लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग हमारी सारी ग्रामर चलती है ना मूलतः। तो हम कह रहे लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने किसको फॉलो किया, किसकी बात को माना, अपने गुरुजी की बात को नहीं माना, उन्होंने तो किसकी बात को माना, पाणिनि की बात को, और उन्होंने संधि के भेद कर दिए कितने, 3। उन्होंने संधि के भेद कर दिए कितने, 3। स्वर व्यंजन और विसर्ग, कंफर्म। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज ने लिखी, उन्होंने पाणिनि को फॉलो किया और वो संधि के कितने भेद बता रहे हैं, 3। कौन कौन से, स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन और विसर्ग। आगे बढ़े जल्दी से। स्वर संधि का ही एक नाम क्या है, अच संधि। व्यंजन संधि का नाम क्या है, हर संधि। विसर्ग संधि का नाम क्या है, विसर्ग ही नाम। विसर्ग संधि का कोई दूसरा नाम नहीं है। स्वर संधि का नाम है अच संधि, व्यंजन को हल कहते हैं ना, तो व्यंजन संधि का नाम कौन हो गया, हल संधि, और विसर्ग संधि का नाम विसर्ग ही है, कोई अन्य नाम नहीं है, कंफर्म, बोर्ड पर ही रहे। भट्टोजी दीक्षित ने कहा पंच संधि प्रकरण, एग्जाम में आ जाए संधि के लिए पंच संधि प्रकरण ऐसा किसने कहा, तो भट्टोजी दीक्षित। हाईलाइट करो भट्टोजी दीक्षित पंच संधि प्रकरण को, हाईलाइट कर दीजिए भट्टोजी दीक्षित और पंच संधि प्रकरण शब्द को। फिर वरदराज और 3 भेद को भी हाईलाइट करो। मतलब रजिस्टर खुले तो सोचना ना पड़े कि पढ़ना क्या है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। रजिस्टर खुले तो ये ना सोचना पड़े कि मुझे क्या पढ़ना है, रजिस्टर खुलते ही हाईलाइटेड एरिया को पढ़ के भी आप 2 घंटे में पूरा रजिस्टर निकाल सकते हो। आप चाहो वो कर सकते हो, पर बस कमी चीज की आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है। चलिए आ जाइए, स्वर व्यंजन और विसर्ग। अब यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं स्वर संधि होगी तो कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा स्वर संधि होगी तो, स्वर संधि होगी तो प्लस के निशान से पहले क्या दिखेगा, स्वर, और प्लस के निशान के बाद भी क्या दिखेगा, स्वर। आया समझ में, कोई अजीब सा कॉम्बिनेशन। एग्जामिनर को खुल के खेलने दो, मैं तो एग्जाम में ये फील करती हूँ कि तुम एग्जामिनर को मैं चैलेंज करती हूँ, जितना पैसा बोल दो मैं सबके लिए तैयार हूँ। तो एग्जामिनर जो भी एग्जांपल देना चाहता है आराम से देने दो, एग्जांपल देके वो खुद ही उत्तर ही बता रहा है अपन को। सबसे अच्छी बात ये उत्तर बता रहा है, कैसे बता रहा है, वो कोई भी संस्था का कोई भी एग्जांपल ले आए, स्वर कौन है, व्यंजन कौन है, विसर्ग कौन है, ये तो तुमको देखने आता है ना, आता है, बहुत इजी है। मैं दिखाऊंगी, मेरी नजर से संधि को देखना। प्लस के निशान से पहले स्वर है, पीछे पीछे कौन है, स्वर है, स्वर के स्थान पर स्वरादेश है, स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का मिलन स्वर संधि है, स्वर के स्थान पर स्वर का ही आदेश होगा। कई बार तो देखो एक चीज होती है, बहुत अच्छा दिमाग रखना, मेरे साथ पढ़ना है तो कई बार तो ये होता है कि प्लस के निशान के पहले भी कोई स्वर व्यंजन होगा, पीछे भी कोई स्वर व्यंजन होगा हमेशा। कई बार ऐसा होता है इसी की जगह पर कोई नया अक्षर ले आते हैं, जैसे ई को यांची, ई के स्थान पर या ले आए, तो कई बार इस एक के स्थान पर रिएक्शन करते हैं, और कई बार ये होता है कि इन दोनों को मिलाकर कोई नया अक्षर बना रहे होते हैं, आया ना, फील करना चीज को। यार संधि में तो इसकी जगह पहले वाले की जगह ही हमने एक्शन लिया, और दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि इत्यादि में हमने दोनों को मिलाकर कोई तीसरा नया अक्षर ले आते हैं। आए समझ में, ये सब चीजें आ जाएंगी, आपको इतना से करना है। संधि का नाम कौन है, स्वर संधि। इसमें क्या होगा, आगे भी स्वर होगा, पीछे भी स्वर होगा, या तो हम इसके स्थान पर कोई लाएंगे या इन दोनों को मिलाकर स्वर बनाएंगे, यानी कि आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर, ऐसा दिखेगा। व्यंजन संधि में आगे होगा हमेशा कौन, व्यंजन ही होगा। प्लस के निशान के आगे हमेशा कौन होगा, व्यंजन ही होगा। पीछे भी व्यंजन के चांसेस हैं, लेकिन पीछे क्या हो सकता है, स्वर भी हो सकता है,
ठीक है, विसर्ग संधि में प्लस के निशान से पहले हमेशा होगा कौन? विसर्ग, पीछे स्वर भी हो सकता है और कौन हो सकता है? व्यंजन भी हो सकता है। कंफर्म है? प्लस के निशान के पहले क्या है बराबर वही संधि होगी। तो चाहे समझ में, प्लस के निशान के पहले क्या है? स्वर, तो नाम हो गया स्वर संधि। प्लस के निशान के पहले कौन है? व्यंजन, तो नाम हो गया कौन? व्यंजन संधि। प्लस के निशान के पहले कौन है? विसर्ग, तो नाम हो गया विसर्ग संधि। इतना सा याद रखना, स्वर संधि में दोनों जगह स्वर व्यंजन आएगा। देखो केवल स्वर संधि में पीछे व्यंजन नहीं आएगा। ठीक है, बता दीजिए फटाफट से आगे बढ़ो। इतना है बच्चों, बताने लायक 8 घंटे की क्लास तो भी कम है। चलिए आ जाइए। हो चुका? टाइटल डाल दीजिएगा संधि कार्य। टाइटल डाल दीजिएगा संधि कार्य। संधि कार्य कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का। हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि कार्य कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का। कौन कौन से हैं 4 प्रकार? संधि कार्य कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का। कौन कौन से हैं 4 कार्य? बहुत अच्छे से याद रखना है ना। मैंने आपको अपनी कोई चीज नहीं दी, सबसे अच्छी बात है अपनी क्लास की। कोई चीज ऐसे नहीं होता कि हमने पढ़ाई नहीं है, पहले सुनाई नहीं। हर चीज में कहीं ना कहीं आपको सुना देती हूँ। आदेश सुना है आपने? क्या डेफिनेशन है संस्कृत में? आदेश। मैं लेट आई, मैंने इसे कहा, तो मेरी सीट है। मैंने ऑर्डर दिया। आदेश यानी कौन? ऑर्डर। और ऑर्डर को अपन कैसे देंगे? दुश्मन के समान। इनको मैं भी दूंगी दुश्मन के समान। मैं पहले से आके बैठा था, लास्ट में आया, मैंने उठा दिया, दुश्मन है मेरे। अरे समझ में? तो अपन कहेंगे आदेश कौन है? पूर्व स्थित किसी वर्ण के स्थान पर नवीन वर्ण का आ जाना। पूर्व स्थित किसी वर्ण के स्थान पर नवीन वर्ण का आ जाना ही कौन है? शत्रुवत आदेश है। यानी कि के स्थान पर को हाईलाइट करो, पहले वाला अक्षर हटेगा, ये श्योर है। समझ में आ रहा है? पूर्व स्थित किसी वर्ण के स्थान पर नवीन वर्ण का आ जाना यानी कि पहले वाला अक्षर तो हटेगा। इको अंशी में ई गया तो ये आया, पहले वाला अक्षर जाएगा, नया अक्षर आ जाएगा। ठीक है, ये है कौन? आदेश। संध्या पढ़ी हो, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, हजारों बार आदेश आगम आएंगे। आगे बढ़ें, नेक्स्ट कंटेंट लिखें, आगम। आगम पूर्व एवं पर के मध्य किसी नवीन वर्ण का आ जाना। के मध्य ना, पूर्व एवं पर के मध्य किसी नवीन वर्ण का आ जाना कौन है? आगम। दो वर्ण हैं, वो ऐसे ही रहेंगे, कोई जाएगा नहीं, है ना। आपकी भाषा में लिख देती हूँ, कोई वर्ण नहीं जाएगा, जो जहां था वो ही रहेगा। बीच में एक नया अक्षर आ जाएगा, बीच में एक नया अक्षर आ जाएगा, जैसे कि प आ जाता है कई बार, जैसे कि कई बार च आ जाता है ना। बहुत सारे अक्षर हैं जो बीच में आके सेट हो जाते हैं। आगे वाला भी वैसे ही रहा, पीछे वाला भी ऐसे ही रहा, कोई भी कहीं नहीं गया। बहुत सारे एग्जांपल आएंगे अब। इससे पहले मैंने बहुत अच्छे से समझा भी दिया है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सेम कंटेंट खूब समझा दिया। आदेश, आगम। तीसरा है लोप। किसी वर्ण का विशेष सूत्र से एक संज्ञा पर लुप्त हो जाना ही कौन है? लोप है। कोई वर्ण है वो लुप्त हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं? लोप। काफी बार ऐसा सूत्र शायद आपने सुना होगा, मेरे साथ तो आप सुनोगे। संयोगांतस्य लोपः, इस तरह के सूत्र आते हैं, संयोगांतस्य लोपः। कोई पद मिलने वाले होते हैं, उसके लास्ट में भी त न ऐसा कोई वर्ण आ जाता है, जिसकी की आवश्यकता नहीं है, वहां पर मूल शब्द में, मूल आंसर में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो संयोगांतस्य लोपः सूत्र से हम लोग कोई भी पद का क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। तो ऐसे सूत्र आएंगे संधियों में। ठीक है ना, मतलब किसी वर्ण का गायब हो जाना क्या कहलाता है? लोप। इस संज्ञा का हम लोप कर सकते हैं, डायरेक्ट सूत्र से हम लोप कर सकते हैं। तो कोई वर्ण का गायब हो जाना कौन है? लोप संज्ञा है। बढ़िया, आगे जल्दी से। लोप का सूत्र तो आदर्शनम लोपः पता ही है सबको। ठीक है ना, आदर्शनम लोपः पता ही है, चाहो तो लिख भी दो आप। सूत्र कौन सा है लोप का? लोप का सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोपः। कोई वर्ण पहले लिखा हो किंतु विशेष सूत्र के द्वारा उसको हटा दें तो हटे हुए वर्ण की लोप संज्ञा होगी। कंफर्म है? प्रकृति भाव, तीन चीजें पढ़ चुके हैं, आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। प्रकृति भाव क्या चीज है? देखो, शुरू से एक शब्द में आंसर देना है। आदेश कौन था? एक अक्षर के स्थान पर दूसरा नया अक्षर आ जाएगा। फिर हम कह रहे हैं आगम क्या था? दोनों वही रहेंगे, बीच में कोई नया आ जाएगा। अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। लोप में ये था कि कोई वर्ण जिसकी संधि करते समय हमें जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इसको हम क्या करेंगे? लोप करके हटा देंगे। फिर हम कह रहे हैं प्रकृति भाव, कई बार ऐसा भी होगा कि कोई वर्ण होंगे बिल्कुल जिनकी संधि की कंडीशन है, लेकिन संधि से लोप जिसकी संधि नहीं होगी, वो कहलाएंगे कौन? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का ही एक अन्य नाम है कौन? प्रग्रह। प्रकृति भाव से क्या संज्ञा? प्रग्रह संज्ञा। प्रकृति भाव का दूसरा नाम कौन है? प्रग्रह है। इसमें क्या होता है? संधि से लोप पर संधि नहीं होती। इसमें यह है कि संधि से लोप पर संधि नहीं होगी, संधि की कंडीशन से भी संधि नहीं होगी। चारों को एक एक शब्द में याद करना है। आदेश में क्या हुआ?
एक अक्षर हटा, उसकी जगह नया आया, आगम में कोई भी नहीं हटा, बीच में आया, फिर हम कह रहे लोक में कोई अक्षर जिसकी जरूरत नहीं थी, हमने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। और कई बार ऐसा भी होगा कि संधि की कंडीशन है लेकिन फिर भी संधि नहीं होगी, जैसा प्रश्न है वैसा का वैसा ही उत्तर भी रह जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूं, एक एग्जांपल है लते धन एते। काफी बार लोगों को ये लगता है ये कौन है ए और ये कौन है ए प्लस ए बराबर आई, सही है ना, और प्लस बराबर आ, तो ए प्लस ए बराबर कौन आई, तो लते ही थे ऐसा बना देते हैं, कुछ भी नहीं करना, लते धन एते, आंसर भी सही है। संधि स्थल थे, एक के बाद एक जुड़ सकता था ना, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ा, जैसा वैसा ही रहा। क्या रीजन है वो तो मैं जरूर से बताऊंगी संधि में ना, अभी मैं ज्यादा नहीं खींचूंगी इसको, बहुत सिंपल सा रूल है, क्यों संधि नहीं हुई। फिर एक है मुनि धन इमऊ, एक आंसर है अमी धन ईशाहा। समझ में आपने रूल पढ़ा है ना, ई के बाद ई आने पर बड़ी बनती है। अरे बच्चों बात तो करो, या नाराज हो गए। तो फिर ई के बाद ई आएगी तो बड़ी बनेगी, ये कॉन्सेप्ट तो है ना। और सही कॉन्सेप्ट तो दीर्घ संधि में आता है, छोटी बड़ी बड़ी छोटी, किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की मिलेगी तो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, कॉन्सेप्ट है ना दीर्घ संधि में। तो हम कह रहे हैं ई के बाद ई आएगी, लेकिन यहाँ पर ये ई में तो बड़ी नहीं बनेगी, ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि ये मुनि धन इमऊ है तो मुनि इमऊ ही रहेगा। अच्छा मुझे सिर्फ कितने लोगों को पता है कॉन्सेप्ट, आप करेंगे अच्छे से, ठीक है, कोई बात जिनको नहीं पता है कोई भी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, मैं समझा दूंगी, लेकिन अभी मुझे सिर्फ ये सिखाना है कि प्रकृति भाव जहां पर होता है वहां पर संधि स्थलों पर संधि नहीं होगी, स्वर संधि का लास्ट सूत्र यही अपना, उसमें आप सीख लोगे ना। अमी धन ईशा, ई के बाद ये आ रही है, ई के बाद तो बड़ी का रीजन है, बड़ी बनती है लेकिन नहीं बनेगी, ये आपका ऐसा ही रह जाएगा, कौन, अमी ईशाहा, ये ईश्वर है, ये दोनों मुनि है, ये लताएं हैं। लेकिन ये समझाएंगे कम से कम आधे घंटे का नियम है, और इस स्वर संधि का लास्ट सूत्र है, तो हम स्वर संधि में पढ़ेंगे ना। कोई नया अक्षर आएगा, कोई नया अक्षर बीच में आके सेट हो जाएगा, किसी अक्षर की हमें जरूरत नहीं तो हटाएंगे, या फिर संधि स्थलों पर भी संधि नहीं भी करेंगे। ये चार चीजें बार बार देखने को मिलेंगी, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही समझा दिया कि कभी मैं आदेश बोलूं, आगम बोलूं, प्रकृति भाव बोलूं, लोक बोलूं, तो आपको पता होना चाहिए चीजें क्या है, ठीक है, कि वोकेबलरी डेवलप की मैंने। चलिए आगे बढ़िए। टाइटल डाल दीजिएगा स्वर संधि। स्वरस्य स्थाने स्वरादेशः स्वर संधि, स्वरस्य स्थाने स्वर आदेशः बराबर स्वर संधि। बाकी फ्री हो जाओ। स्वरस्य स्थाने स्वरादेशः बराबर स्वर संधि, और हमें तो याद ही है, आगे भी कौन आएगा स्वर, पीछे भी कौन आएगा स्वर, आगे भी कौन आएगा स्वर, पीछे भी कौन आएगा स्वर। अब बोल कर आ जाओ फटाफट से। कई बार तो ऐसा होगा कि आगे वाले स्वर के स्थान पर ही हम परिवर्तन कर देंगे, ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आगे वाले अक्षर और दूसरे वाले अक्षर दोनों को लेकर हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, तो दोनों कंडीशन है, समझ में आया क्या। कई बार तो चेंजेस हम कहां करेंगे, आगे वाले के स्थान पर करेंगे, पीछे वाला एज इट इज रह जाएगा, और कई बार ये करेंगे कि आगे पीछे दोनों करेंगे, कोई नया अक्षर बना देंगे, दोनों ही कंडीशन है, लेकिन होना क्या चाहिए, स्वर ही होना चाहिए, कंफर्म है, बढ़िया आगे चलिए। स्वर संधि 8 प्रकार की है, यण गुण अयादि वृद्धि दीर्घ पूर्व रूप पर रूप प्रकृति भाव। नाम याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक स्वर संधि नहीं है, या कौन एक व्यंजन संधि का भेद है, ऐसे कुछ भी पूछेंगे। यण गुण अयादि वृद्धि दीर्घ पूर्व रूप पर रूप और प्रकृति भाव, ठीक है। नाम याद करने हैं, क्रम जरूरी नहीं है, पर ये जो क्रम मैंने रखा है जल्दी याद हो जाता है। यण गुण अयादि वृद्धि दीर्घ पूर्व रूप पर रूप प्रकृति भाव, मैंने ऐसे रखा है कि आपको याद हो जाए। पूर्व रूप पर रूप एक साथ करोगे, पापा वाले एक साथ प्रकृति भाव, यण गुण अयादि वृद्धि दीर्घ पूर्व रूप पर रूप प्रकृति भाव। नाम याद करने तो क्या कोई करना है, मैंने कौन बता दिया क्या कौन करेगा, ठीक है। चलिए एक एक बार बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यण संधि की, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप फ्यूचर में कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसमें हिंदी भी इंक्लूड है ना, तो ये सारी चीजें मतलब मेरे से पढ़ाया गया जो ग्रामर है उससे आपका हिंदी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जनरली बच्चे रीट का एग्जाम देते हैं ना, पत्रकारिता काफी एग्जाम देते हैं, संस्कृत पढ़ के उनका हिंदी का ये संधि समास वाला प्रॉब्लम बहुत इजीली सोल्व हो जाता है। हम बात करें किसकी, यण संधि की। पाणिनि ने लिखा है कौन, सूत्र, और क्या सूत्र लिखेंगे यण संधि का, इको यण चिह्न, इको यण चिह्न। कभी भी आप सूत्र लिखें ना थोड़ा बड़ा राइटिंग में और थोड़ा सा उसको फैला कर लिखें, है ना, कभी भी आप सूत्र लिखें ध्यान देना नॉर्मल हैंडराइटिंग से थोड़ा सा उसको बड़ा और थोड़ा सा ऐसे फैला कर लिखें, दूर दूर लिखें। हमने लिखा इको यण चिह्न क्योंकि मुझे ऑपरेशन करने की आदत है, आई एम डॉक्टर भावना। यण संधि का सूत्र क्या है, इको यण चिह्न। इको यण चिह्न में मुझे तीन शब्द नजर आ रहे हैं, एक इक, एक यण और एक अचि, कंफर्म है क्या, ये देखना शुरू कर देना, इक यण और अचि। इक का तात्पर्य क्या है, ई उ री री का, मैंने कहा माइक्रो सूत्र तो याद करने पड़ेंगे, माइक्रो सूत्र सबसे ज्यादा यूज होता है संधियों में, अभी भी नहीं किए तो कर लेना। इक कौन है, ई उ री री का, ई का कंफर्म है, और यण कौन है, यवरल, है ना, यण, यण अंतस्था यानी कि कौन, यवरल। अचि कौन है, अचि में एक शब्द आ रहा है कौन, अच, अच यानी स्वर। ये बहुत अच्छी चीज देखो, कभी भी आपने जैसे पठ धातु लट लकार, या पठ धातु लेट, लट लोट लीट लंग, है ना, ऐसे प्रकार है लकारों के, तो पता ही होगा। यदि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए पठ धातु हो लिटी लकार है, ऐसा बहुत ट्रेंड चला हुआ है ना, लिटी लकार है, तो आप घबरा जाते हैं, ये वाला लकार तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पर मुझसे पढ़ना तो मैं हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ पहले पढ़ने से पहले। कहीं पर भी आपकी लिटी, लोटी, लंग लकार के लिए लंगी, है ना, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, आया समझ में, ये ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं, आपको लगता है ना कि ये वाले लकार तो हमने पढ़े नहीं, हो सकता है ये 10 लकारों में से 5 हमने पढ़े हैं, 5 छोड़ दिए उनमें से कहीं से होंगे। ये भी आपने सोच लिया मेरे स्टूडेंट टेंशन की बात नहीं, ये है क्या, देखो ये क्या है, आप में से आपको इनमें से एक ही मात्रा गायब करनी है, लटी में से एक ही मात्रा गायब की, व्यंजन में से स्वर हट गया तो हलंत हुआ क्या, बहुत अच्छे समझना बच्चों, बहुत सिंपल बात है लेकिन कई जगह काम आएगी। लकार का नाम था लिटी, आपको लकार में से ये कोई लकार नहीं, ये हटाना, ये हटाती, ये व्यंजन कैसा हो गया, हलंत। अब देखो इसको पढ़ो, रेट, रेट यानी फ्यूचर, रेट यानी कि फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, रेट लकार फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, लोटी दिख रहा है, ये की मात्रा हटा दो, ये की मात्रा हटाती तो कैसा हो गया, क्योंकि व्यंजन में से स्वर हटाती व्यंजन आ जाता है ना, तो ये बन गया लोट, लोट लकार, अज्ञात लोट लकार। फिर लंगी में से अंग हटा दो, लंग लकार, ये बन गया आपका अनंत लंग यानी कि भूतकाल,
आए समझ में? कुछ भी नहीं करना है, कहीं पर भी लकार में से लोटी लुटी लंगी है ना, ऐसा देखकर ई हटा के हलंत कर दो, आपका मूल लकार आ जाएगा। तो हमने पढ़ रखे हैं, तो वैसे ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ेंगे। मैंने कहा मैं कोई भी चीज पढ़ाती हूँ तो आपको इसका पूरा ज्ञान बहुत पहले दे देती हूँ, तो हम लोग जब लकार पढ़ेंगे ना ये कॉन्सेप्ट आएगा और उस समय आपको मुश्किल लगेगा, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, ई की मात्रा हटाकर हलंत करना है। वापस बोलिए। हाँ बिल्कुल, क्या लगेगा बताना है मुझे, क्या लगेगा? सप्तमी विभक्ति एकवचन लगेगा। यदि कहीं लिखा है ना लिटी, यदि कहीं पर लिखा है कौन लिटी, ई हटाओगे और क्या करोगे? हलंत। तो ये जो ई हटी ना, ये विभक्ति है, ध्यान देना। ई कोई नहीं, ई आपकी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति? सप्तमी का एकवचन। आपने से यदि किसी ने मुझसे शब्द पढ़ रखे हैं हलंत वाले शब्द आपने मुझसे पढ़ रखे हैं, तो हम लोग हलंत का एक फॉर्मेट बनाते हैं, अ अम आ ए अह ई, है ना। और ये ई बनाते हैं 7वें नंबर पर, और ये ई कैसी होती है? छोटी छोटी ई लगानी है, छोटी ई लगानी है हमें। और ये छोटी कौन है? सप्तमी का एकवचन है, तो ये छोटी ई तो ये रही सप्तमी का एकवचन हलंत वाले शब्दों में। तो रेट आपका हलंत का ही तो था। आया समझ में? रेट आपका ओरिजिनल शब्द कैसा था? हलंत वाला था। हलंत वाले शब्द में सप्तमी का एकवचन करना है, तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, तो ये बन गया कौन? लिटी। ई हटाया तो ये बन गया कौन? लिट, यानी लिटी लगा रहे, ऐसा होगा ना। पट धातु को लिटी, प्रथम पुरुष एकवचन रूपम किम, ऐसा प्रश्न आएगा। तो लिटी का तात्पर्य लिट लकार के साथ सप्तमी विभक्ति जुड़कर, यानी कि लिट लकार में सप्तमी विभक्ति क्या कहती है? मैं पेपर, कंफर्म है ना? सप्तमी क्या कहती है? मैं पेपर। तो यहाँ लिटी का पूरा मतलब हो गया लिट लकार में। आया समझ में? कुछ यहाँ मीनिंग क्या हो गया? लिट लकार में। पट धातु के लिट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन क्या है? तो लिटी का तात्पर्य हो गया कौन? लिट लकार में। ये चीजें दोबारा पढ़ेंगे, अभी केवल इतना याद रखो कि लिटी लूटी लंगी में जो ई है वो सप्तमी का एकवचन है, और इस पूरे का मतलब हो गया लिट लकार में, या फिर लोटी होगा तो लोट लकार में, ऐसा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या बात कर रहे थे? ई की छोटी की मात्रा सप्तमी एकवचन होती है, जिसका हिंदी अर्थ होता है मैं पेपर। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है इको यंची। इको यंची में तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं, इक यण और अची। अची में भी तो वही मात्रा है। फिर करो एक बार, रफ लिख रही हो आप, बात कर रहे हैं किसकी? अची। अची में से ई है, ई को निकाल दिया तो बच गया कौन? अच, कंफर्म। फिर ई लगा दिया तो बन गया पूरा, सही है ना। अब हम कह रहे हैं अच आने पर। अची का मतलब क्या है? अच आने पर, मैं पेपर। ये हमसे कह रहे हैं इक की जगह यण लगा देना, पीछे कौन आने पर? अच आने पर, पीछे कौन आने पर? स्वर आने पर। तो ये एग्जामिनर में दे दिया, तो ये तो खुद ही आंसर ही है। आगे समझ में? एग्जामिनर संस्कृत में प्रश्न देते समय भूल जाता है आंसर निकालना, और वो आंसर के साथ ही प्रश्न देता है। आपको निकालना है इक के स्थान पर यण आएगा कब? अची यानी कि पीछे स्वर आने पर। ठीक है, तो चलिए इसका ऑपरेशन करते हैं। इसमें क्या है, सूत्र को थोड़ा सा दूर लिखा करो ताकि आप क्या करो, उसकी डिटेल कर पाओ। तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं, बहुत इजी से मैं निकाल रही हूं। इक यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है इक, फिर मुझे दिखाई दे रहा है कौन? यण, और मुझे दिखाई दे रहा है कौन? अची, यानी कि अची। अची की हिंदी लिख रही हूं, अच यानी कि स्वर आने पर। ठीक है, फास्ट किया गया, जाइए व्यक्ति लिख देते हैं। सूत्र याद है तो व्यक्ति अपने आप निकल के आइए। एक स्थानीय यण स्यात् अची संहितायाम विषये, बहुत अच्छी व्यक्ति निकल के आइए। अच्छी हाईलाइट कर सकते हैं ना। व्यक्ति सामने प्रश्न आएगा, क्या स्थान पर यण आएगा? पीछे क्या आने पर? पीछे क्या आने पर? अची। अची यानी कि स्वर आने पर। व्यक्ति से प्रश्न आ सकते हैं ना। एक स्थानीय यण स्यात्, एक की जगह यण आएगा कब आने पर? पीछे। अची यानी कि स्वर आने पर। बोल रहा है हमसे कह रहे हैं इक के पश्चात क्या आ जाए? स्वर आ जाए। इक के पश्चात क्या आ जाए? स्वर आ जाए। तो इक की जगह लगेगा क्या? यण। ठीक है, बोल पा रही है। फिर लिख दो, बोल पा रहा, फिर एक चीज सिखा रही हूँ। एक साथ साथ में लिख रहे हैं, जितनी भी संज्ञा, जितने भी सूत्र सब प्रत्येक में साथ में लिखवा रही हूँ। कल संडे था। श्योर, आपने इस प्रश्न को मुझसे क्या समाप्त हो गया उससे जस्ट पहले जरूर पूछना। आप क्या सोच रहे हो वो मुझे बताना, मैं फिर उसको डिफाइन करके लिख दूंगी। ठीक है, श्योर। क्या समाप्त होने से जस्ट पहले कहां बात कर रहे हैं? संधि का नाम है कौन? यण संधि। सूत्र क्या है? इको यंची। इको यंची में इक यण अची नजर आ रहे हैं। अची का तात्पर्य क्या है? स्वर पीछे होने पर। अब देखो मैं आपसे ये कह रही थी कल संडे था, आपके पास बहुत ज्यादा घंटे थे, यदि आप माने तो यूटिलाइज करें तो आपके पास बहुत ज्यादा घंटे थे। आपको मैंने ये कहा था कि डेली का डेली शॉर्ट नोट्स बनाना है, और कुछ छात्र जो कि कंप्लीटली मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने चार्ट भी बना दिया, टेस्ट भी दे दिया, लर्न भी कर दिया। आप मेरे साथ ही चला करो ना, क्योंकि एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको 4-6 महीने का। ठीक है, मेरे साथ ही कोर्स खत्म होगा, हम एमसीक्यूज पढ़ाएंगे, पीवाईक्यूज पढ़ाएंगे और एग्जाम आ जाएगा, ये शेड्यूल पूरा का पूरा। मेरे साथ साथ ही संधि चल रही है आपकी, है ना। तो करना क्या है, अब तक बहुत ज्यादा विशेष बातें नहीं आई थी उसमें, टू दी पॉइंट चीजें आई थी। अब संधि का चार्ट बनाना है। संधि का चार्ट हाथों हाथ डेली बनाना, बहुत भयंकर वाली बच जाओगे बाद में। करना क्या है, संधि का नाम कौन? यण, सूत्र कौन? इको यंची, वृत्ति लिखनी है, देन डायग्राम बनाना है, कुछ भी नहीं करना है इसके आगे, बस ये संधि खत्म। इतनी सी जगह में यण संधि खत्म हो सकती है, आप चाहो तो। सब चीजें आपके चाहने पे डिपेंड है। अरे समझ में? संधि का नाम, सूत्र, वृत्ति और ये वाली ट्रिक, हर बार में ट्रिक लिखवाऊंगी मैं, सब कुछ टाइप करके दे रही हूं आपको, केवल जाके एक चार्ट बनाना है। ठीक है, करना क्या है, सब कुछ नजर आ रहा है। आगे कौन आएगा? इक, पीछे कौन आएंगे? स्वर। तो इक के स्थान पर क्या करना है? यण लगाना है। चलिए अब यहां पर लोग करते हैं, इक क्या है, यण क्या है? ये रहा अपना इक, ये रहा कौन? इक क्या है? बोल पा जल्दी से। इक क्या है? इक है किसी भी प्रकार की। इक कौन है? किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार का उ, किसी भी प्रकार का भी और एक ही प्रकार का रे, कंफर्म है ना। फिर हम कह रहे हैं ई के पश्चात यदि कौन आ जाए? स्वर, लेकिन कैसे? असमान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। अब ये तो याद रखो कि एक के पश्चात स्वर आने पर एक की जगह यण लगाएंगे, लेकिन कैसे स्वर की बात कर रहे हैं? असमान स्वर की बात कर रहे हैं। कैसे स्वर की बात कर रहे हैं? असमान। ये जरूर से ध्यान देना। क्यों जरूर से ध्यान देना? क्योंकि इक यानी कि स्वर, कंफर्म है? सुनिए एक बार, इक यानी कि कौन? स्वर। और मैं ये कहूं कि इसके पश्चात वापस स्वर आ गए, इसके पश्चात ई के पश्चात ई स्वर आ गया, उ के पश्चात उ आ गया, री के पश्चात री आ गया, री के पश्चात री आ गया, ऐसे कोई भी समान स्वर आ गए ना तो आपकी संधि हो जाती है कौन सी? दीर्घ संधि, कंफर्म है? ई के बाद ई आ जाता, स्वर आनी चाहिए, ई आ जाता तो दीर्घ संधि हो जाती ना। तो हम कह रहे हैं इन सब के पश्चात स्वर ही आने चाहिए, लेकिन कैसे स्वर? असमान, यानी कि इसके बाद ये नहीं आना चाहिए, उ के बाद ये आएगा तो चलेगा, उ के बाद ये आएगा तो चलेगा, ई के बाद उ आएगा तो चलेगा, लेकिन आगे ये है तो पीछे ये नहीं आना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि इक के पश्चात असमान स्वर आने पर क्या होगा? ई की जगह य, उ की जगह पर व, री की जगह पर र और री की जगह पर रे आदेश करेंगे, यानी कि इक की जगह सॉरी यवर अलग है ना, यवर अलग। ठीक है, आदेश करेंगे। ये कौन है आपका? इक, और ये आपका हो गया कौन? यण। यण मतलब यवर अलग, अपना वर्ब भी आ रहा है देखो, कंफर्म है? फिर से बात करो, इक कौन है, यण कौन है, इक कौन है? ई उरी री, लेकिन छोटों के साथ बड़े नेचुरली सेट ही रहते हैं। फिर हमने कहा इक की जगह कौन आ जाएगा? यण। यण मतलब यवर अलग, वर्ब पता है। फिर हम कह रहे हैं इसके बाद ये आएगा कब? कंडीशन क्या होगी? बुक की कंडीशन क्या है? स्वर आनी चाहिए, स्वर कैसे? असमान स्वर, समान स्वर आनी चाहिए ना, ध्यान देना। ठीक है, लिख दीजिए सारा कंसेप्ट।
क्या हो गया? नहीं, पीछे यहीं आना चाहिए ना, यहाँ पर पीछे यहाँ आना चाहिए, और वहां कुछ और कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको माइंड में लो। ट्रिक लिखनी है आपको, एक के पश्चात असमान स्वर आएगा, एक की जगह यहाँ आदेश होगा। ट्रिक ही आपके माइंड में चलनी चाहिए। मैं कोई एग्जांपल आपको नहीं कहूंगी कि आप याद करो, कोई सॉल्यूशन आपसे नहीं कहूंगी कि आप याद करके जाना, आपको याद करना है केवल लक्षण यानी कि सूत्र, वृत्ति और ट्रिक, यानी कि इतना सा, यानी संधि अपने पास। बढ़िया आगे चलिए। एक के पश्चात असमान स्वर आने पर एक की जगह यहाँ आदेश होगा। एक क्या है? ये उड़ी हुई, यानी क्या है? यवरल। इसके स्थान पर ये क्या होंगे? आदेश होंगे। कई बार एग्जाम में ऐसा आता है, आदेश होंगे तो समझ में आ गया आगम होंगे। आदेश होंगे ना, ई जाएगा तब आएगा कौन? य। बीच में आकर नहीं बैठा है ना, ई हटेगा तब यह आएगा। ऑर्डर देयर स्ट्रिक्ट ऑर्डर। आप एग्जाम में ध्यान देना, कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं, मेरी कैसे बहुत एड करने वाली इस बार में। निम्नांकित में से कौन सा कथन असंगत है? सुनिएगा, निम्नांकित में से कौन सा कथन असंगत है? यण संधि में इक के स्थान पर यण का आगम होता है। सही है क्या? एकदम इतना प्रेशर रहता है, आप फील करना ये सही लगेगा सेंटेंस। इक के स्थान पर यण आगम होता है, बिल्कुल सही लगेगा, कोई कमी नहीं लगेगी, बिल्कुल सही अपन हैं ऐसे। ध्यान देना, कहीं पर ऐसा आदेश आगम वाली बात है ना, तो आदेश क्या था, आगम क्या था, बहुत अच्छे से डिफाइन करना है ना। आगम नहीं होगा क्या होगा? आदेश होगा। कंफर्म है? मैं लिख भी देती हूं यहां पर। आगम होता है करके प्रश्न आ जाता है, गलत हो जाता है हमारा। हमारा तो नहीं होगा, जिसका होगा उसका होगा। ठीक है, बढ़िया। और फिर बोर्ड पर आ जाइए, एक अच्छी चीज सिखा रही हूं। आदेश के सूत्र केवल समझिएगा एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कहीं पर क्लियरली नहीं लिखी, ये तो मेरे एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। आदेश के सूत्र भाई, कभी आपसे पूछें कि आप एक अक्षर हटाते हो, उसकी जगह दूसरा अक्षर ले आते हो, तो ये कौन है? आदेश। आदेश करने के कितने सूत्र आपको याद रखना? आदेश के सूत्र कितने हैं? 2। एक सूत्र का नाम है स्थानीय अंतरतम, और यहाँ पर स्थान का तात्पर्य कौन है? उच्चारण स्थान है। स्थान का तात्पर्य क्या था? उच्चारण स्थान। आदेश में क्या करें? एक अक्षर को हटाकर उसकी जगह पर नया अक्षर ला रहे हैं, ये तो सही है ना? बर्डन तो नहीं लग रहा, ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा। कोशिश करो, यहाँ तक नहीं जाओगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। वो जो 10 प्रश्न टॉप रैंक बनाते हैं ना, वो 10 प्रश्न जो कि आर या पार में ले जाते हैं ना, वही 10 प्रश्न की लड़ाई हमारी है। हम कह रहे हैं कि स्थानीय अंतरतम में स्थान जो है ना, वो कौन सा स्थान है? उच्चारण स्थान है। हम कह रहे हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्थान समान है उसकी जगह पर वही आएगा। आएगा समझ में? डेफिनेशन लिख देती हूं, बैक में जाएंगे वापस से। स्थानीय अंतरतम, स्थान का तात्पर्य कौन है? उच्चारण स्थान है। अब मैं कह रही हूं, आप एक अक्षर हटा रहे हैं ना, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान समान है उस वर्ण के स्थान पर वैसा ही वर्ण आएगा। ये चीज बस में भी कई बार होती है। बस में होता है क्या ऐसा? बस की खूब चीजें मुझे याद है, मैंने बहुत सफर किया है। अभी तो याद नहीं, बस में कब बैठी थी, पर बहुत ट्रैवलिंग करती थी मैं, जब हॉस्टल में रहती थी, हॉस्टल से घर, घर से हॉस्टल। तो बस में अपन जाते हैं ना, बहुत स्मार्ट रहना होता है अपन को। और बस में एक स्मार्टनेस ये भी है कि काफी बार ऐसा होता है ना कि आप बस में बैठे हुए हो, है ना, आप सबको तो एक्सपीरियंस, बस में बैठे हुए स्टेशन आ गया, कुछ लोग ऊपर चढ़ते हैं बस में, है ना, उसमें से कोई अपना रिलेटिव, फ्रेंड, पड़ोसी, नॉन, अपने गांव का दिख जाता है। अपने गांव में बस होती है तो अपने गांव के लोग करेंगे ना, नेचुरल सी बात है। तो कोई ना कोई अपने गांव का दिख जाता है, वो अपन को पहले शेयर कर देता है, मतलब मैं हूं। और फिर अपन क्या करते हैं? यस, अब से बोल दिया, यस, टेंशन मत लो। फिर अपन क्या करते हैं? उसका बैग कहीं से मंगा के अपनी जगह रख देते हैं, और फिर अपन उतरते हैं। आपने किया ऐसा? करते हैं ना? हाँ, कॉमन बात है। भलाई करो जहां हो सके, बस में हो सके, तो अपन करते हैं ऐसा। या कई बार ऐसा भी होता है कि अपन बस में है और पीछे जो लोग चढ़ने वाले हैं ना, वो पीछे से देख लेते हैं, अच्छा तुम हो क्या? अपन वहीं से खिड़की से बैग उसको लेकर फिर अपन उतरते हैं कि ये रिजर्व है। करते हैं ना ऐसा? तो यही वाली बात बिल्कुल सटीक रूप से यहाँ लागू हो रही है। एक जाने वाला है, फील करना प्लीज। कौन जाने वाला है? ई। पहले ई लिखा है ना अपन ने, किसी भी प्रकार का ई लिखा है, ई तो जाएगा, ई के स्थान पर कौन आएगा? य। ई के स्थान पर ई तो जाएगा, ई के स्थान पर कौन आएगा? य। तो बस में आप बैठे हो, आप उतरने वाले हो, य चढ़ने वाला है। तो ई ने, ई यानी कि कौन? इक वाला ग्रुप, और य यानी कि कौन? यण वाला ग्रुप। समझ रहे हो क्या? दो ग्रुप है आपके पास, एक इक वाला ग्रुप है, एक यण वाला ग्रुप है। इक चाहता, इक की ई चाहती तो य व र ल में से किसी को भी बिठा सकती थी, लेकिन इसने बिठाया अपने जान पहचान वाले को, और वो कौन है? य। जान पहचान वाला कैसे है? ईचू यशानाम तालु। कुछ आए समझ में? ई चाहती थी तो हमने ये नहीं कहा कि ई हो तो य को बिठाना, ई किसी को भी बिठा सकती थी, लेकिन ई ने अपने जान पहचान वाले को बुलाया ना, क्योंकि ईचू यशानाम तालु ये दोनों तो तालु में रिलेटिव लगते हैं। समझ पाए क्या मेरे ट्रिक को? ईचू यशानाम तालु यानी कि ई और य तो रिलेटिव है ना तालु के, इसलिए ये तो इसको बुलाएगा, ये दूर के रिलेटिव इनको तो ये नहीं बुलाएगा। आया समझ में? अब कोई भी टेंशन नहीं, बहुत इजीएस्ट वे में हो गया हमसे। स्थानीय अंतरतम, हम आदेश के सूत्र पर हैं। आदेश के सूत्र में सबसे पहला कौन है? स्थानीय अंतरतम। और यहाँ पर हम कह रहे हैं स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान समान है उस वर्ण के स्थान पर वैसा ही बनाएगा, उसके रिलेटिव को रिश्ता नहीं बुलाएगा। तो यहाँ पर अपन यण संधि में जो ईचू यण संधि में हम लोग जो ई के स्थान पर किसी भी प्रकार की ई के स्थान पर क्या आदेश करते हैं? य। तो ये रीजन कौन है आपका? ईचू यशानाम तालु। जिन वर्णों का उच्चारण समान है उसके स्थान पर वही आदेश होगा। तो ई, इक के स्थान पर यण में से कुछ भी हो सकता था, लेकिन ई का उच्चारण किसके साथ मिलता है? ई का उच्चारण स्थान किसके साथ मिलता है? य के साथ। इसने ई ने किसको चुना? य को चुना। बस ये कॉन्सेप्ट है। बढ़िया, मिलेंगे ना? सारे मिलेंगे। मैं बता रही हूं, एक एग्जांपल दिया अभी मैंने। अब मैं सारे एग्जांपल देती हूं बैक में जाकर, एक बार इसको वापस समझो। मैं बैक में जाकर सारे एग्जांपल दे रही हूं, मैंने एक एग्जांपल दिया अभी। इतना सा याद रखो, आदेश के कितने सूत्र हैं? 2। एक कौन है? स्थानीय अंतरतम। स्थानीय अंतरतम में स्थान शब्द का तात्पर्य है उच्चारण स्थान। हम कह रहे हैं जिन वर्णों का उच्चारण से समान है उसको वही आदेश होगा। हमेशा यहाँ पर ये ग्रुप आएगा, यहाँ पर ये ग्रुप आएगा, लेकिन जिसका उच्चारण जिससे मिलता है ना उसको वही आदेश होता है। इको एमसी में हम ई के स्थान पर ये आदेश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ईचू यशानाम तालु इनका उच्चारण स्थान समान है। अब मैंने कहा बैक में जाकर कुछ क्लियर करूंगी। अब यहाँ जाइए, अपन कह रहे हैं कि हमने अपने पास देखिए बहुत सारे थे, इनमें से ई के लिए 4 ऑप्शन थे, उनके लिए 4 थे, वी के लिए 4 थे, लड़के के लिए 4 थे। हमने ईचू यशानाम तालु, इसलिए हमने ई के साथ लिया। उपपद्मानीय नाम ओष्ठो वकारस्य दंतोष्ठो। आया समझ में? उप उच्चारण से कौन है? ओष्ठ। उपपद्मानीय नाम ओष्ठो और वकारस्य दंतोष्ठो, इसलिए ओष्ठ ओष्ठ के कारण उनकी जगह हमने लिया, जबकि उनके पास कितने ऑप्शन थे? 4। समझ पा रहे हो क्या? ऋतु रसानाम मूर्धा, री की जगह में रही है ऋतु रसानाम मूर्धा, और ऋतु लसानाम दंताः। आया समझ में? उच्चारण से समान थे इसलिए हमने इनको चुना, अदरवाइज री के पास कितने ऑप्शन थे? 4 थे। आया समझ में? कौन से बच्चों क्लियर होना चाहिए, वरना मेरे को यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में आया तो मेरा होने का मतलब है। ठीक है ना? हम कह रहे हैं ये इसके स्थान पर क्या हुए? आदेश हुए। आदेश के कितने सूत्र हैं? 2। पहला कौन सा है? स्थानीय अंतरतम। स्थानीय अंतरतम में स्थान कौन है? उच्चारण स्थान। जिसका उच्चारण स्थान जिसके साथ में चलेगा उसको वही आदेश होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है कहां पर? यण संधि में। ये सारे के सारे अपने अपने ग्रुप के लोगों को ही बुला रहे हैं। ठीक है? तो एक एग्जांपल मैंने दिया था, मैंने 4 एग्जांपल सॉल्व कर दिए, यानी कि पूरी की पूरी यण संधि में तो स्थानीय अंतरतम ही है। सही बात है क्या? अब बताइए, पूरी की पूरी यण संधि में स्थानीय अंतरतम है क्या?
ठीक है ना, इसका एग्जांपल हो गया, ये तो मैं एक एग्जांपल दिया। अब मैं लिखूंगी यहाँ पर यण संधि। उदाहरण अपने पास कौन है, पूरी की पूरी यण संधि है, और यण संधि में हम लोग पूरा का पूरा उच्चारण स्थान को यूज कर रहे हैं। कंफर्म, उतार दीजिए, फ्री हो जाइए, अच्छे से उतारना, कोई समस्या है तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़िया हो चुका होगा। चलिए कहां बात करें, आदेश सूत्र की बात करें, कितने हैं, दो। फर्स्ट हमारा हो गया उच्चारण स्थान, ठीक है, इसको हाईलाइट करो, उच्चारण स्थान। कुछ भी याद नहीं रहा, उच्चारण स्थान याद रखो भी बहुत है। स्थानीय अंतर तो आपका सूत्र है, लेकिन आपको ठीक तरीके से याद रखना है कौन, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान समान होंगे, जिसके समान होंगे बस एग्जांपल याद कर दो, जो अंदर बैठा है वो अपने रिलेटिव कोई बिठाएगा। दूसरा है कौन, यथा संख्यम अनुदेशः समानम। यथा संख्यम अनुदेशः समानम, यथा संख्यम का मतलब है संख्या के अनुसार। इसको हाईलाइट करना, अपन वो चीजें हाईलाइट करें जो हमें इजी वे में याद रह जाएंगी। स्थानीय अंतर हमें उच्चारण स्थान याद रहेगा, यथा संख्यम अनुदेशः समानम, यथा संख्यम अनुदेशः समानम में अपन को याद रहेगा कौन, संख्या के अनुसार, संख्या के अनुसार, ठीक है, संख्या के अनुसार। चलिए सबसे अच्छा एग्जांपल अपनी क्लास का ले लेती हूं मैं। फर्स्ट सिपर यदि 5 लोग बैठे हैं, सेकंड सिपर यदि 5 लोग बैठे हैं, पहले बहुत पहले की बातें हम लोग ऑफलाइन क्लासेस होती थी ना, उसमें टेस्ट करवाते थे, पेपर टेस्ट है ना, और चेक करने के लिए इतनी बड़ी संख्या को चेक करना होता था, तो मेरे अकेले के लिए पॉसिबल नहीं होता था, तो मैं हमेशा कहती थी कि फर्स्ट लाइन वाले अपनी जो पेपर ना सेकंड लाइन के साथ एक्सचेंज कर दो। सभी एक्सचेंज करते थे और सभी एक दूसरे का पेपर चेक करते थे। अपना ही पेपर अपन चेक करते हैं ना तो इमोशनल हो जाते हैं। मैं यही सोच रहा था, मैं गलती से लिखा नहीं, मेरा सही है सही है ना, एक डॉक्टर अपनी वाइफ और अपनी बेटी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, इमोशनल हो जाता है उसको देखकर, वही वाली बात है। तो अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि मैं बोलती थी एक्सचेंज कर लो, अच्छा तेरी देख मैं एक नंबर काटूंगा ये वाली फीलिंग के साथ चेक करते हैं अपन, ये तो इमोशनल हो जाते हैं, मैंने गलती से ये किया है, तो वही वाली फीलिंग में हमेशा कहती थी फर्स्ट लाइन वाले सेकंड लाइन वाले के साथ एक्सचेंज कर लो। एक्सचेंज करने से एकदम सटीक आंसर आते हैं, जो है वही लिखेंगे। अब देखो आगे भी 5 है, पीछे भी 5 है, तो नेचुरल सी बात है ये उनसे तो चेंज नहीं करने जाएंगे ना, ये तो देंगे किसको, पीछे वाले को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को। आया समझ में, सही होगा, नेचुरल सी बात है। तो यथा संख्यम अकॉर्डिंग टू नंबर्स, आ गया समझ में। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर यदि कोई कंटेंट लिखा है उसको यहाँ वाले कंटेंट के साथ करना है मैच, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट को देगा, थर्ड वाला थर्ड को, फिफ्थ वाला फिफ्थ को, इसको तो कहेंगे कौन, यथा संख्यम। और अभी हमने कहा हमें तो उच्चारण स्थान मिलाए थे पहले वाले में, हमने यथा संख्यम नहीं कर दिया, हमने उच्चारण स्थान मिलाए तो जो जिसका सेट हमने उसको वही दिया, और यहाँ हम उच्चारण स्थान नहीं मिलाएंगे, यहाँ जिसके सामने जो आया उसको वही देना है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अयादी संधि, बोर्ड पर यहीं पर सीखो, कोई नहीं सिखाएगा ऐसा। सबसे अच्छा एग्जांपल अयादी संधि। अयादी संधि में होता क्या है देखो, अयादी संधि का सूत्र याद है क्या किसी को, इसका एग्जांपल है, उसका एग्जांपल यण संधि का पता है आपको है ना। अयादी संधि का सूत्र क्या है, एचो ए वायावह, एचो ए वायावह। अब देखो जहां मैंने एक एक शब्द को तोड़ने की बात की ना, यहाँ शब्द तोड़ो अपने आप आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर एच दिख रहा है मुझे, एच, एच का मतलब क्या है, ए ओ अंग आई औ च, मुझे ए पे शुरू करके च पे खत्म करना है ना, तो माहेश्वर सूत्र में एच का मतलब क्या है, ए ओ अंग, अंग हलंत है उड़ जाएगा, फिर आई औ च, च हलंत है उड़ जाएगा। आया समझ में, एग्जाम में कहीं भी पूछते एच का सही क्रम क्या है, एच का सही क्रम क्या है, एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे यण का सही क्रम है ना, यवर अला वर, वर याद है अपन को। जैसे उष्ण वर्ण का सही क्रम क्या है, तो शंकर भगवान, सहन करना और षटकोण, ठीक याद है, एक भी गलती हो नहीं सकती। तो अपन कह रहे हैं एच का सही क्रम क्या है, तो कुछ नहीं करना है, पहले छोटी मात्रा वाले दो, फिर बड़ी मात्रा वाले दो। अपने को हिंदी में याद है ए आई ओ औ, गलत हो जाएगा, सही है ना। हिंदी में अपने को क्या है, ए आई ओ, वो तो गलत है। आपको याद करना है ए आई ओ में से छोटी मात्रा वाले पहले और बड़ी मात्रा वाले बाद में, यही है कौन, एच का सही क्रम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, वैसे हम लिखेंगे भी आगे। हमसे कहते हैं एचो, यानी एच के पश्चात। देखो यण संधि और अयादी संधि में बहुत बड़ा अंतर क्या है, यण संधि ये कहती है कि आगे आएंगे कौन, यण, और पीछे आएंगे कौन, असमान स्वर, तो ही मैं इक के स्थान पर क्या दूंगा, यण दूंगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, आगे इक आएगा, पीछे असमान स्वर आएगा, पीछे असमान स्वर आएगा तो ही इक की जगह में क्या दूंगा, यण दूंगा। अब ये बेचारा मेरे जैसा है, ये कहता है कि एच के पश्चात, एच के पश्चात चाहे समान स्वर हो चाहे असमान स्वर हो, कोई भी हो, है ना, कोई भी स्वर हो, तो ए को आदेश होगा, ए ओ, इन सबको क्या क्या आदेश होगा देखो, ये क्या कहता है, आदेश होंगे कौन, अय, आदेश होंगे कौन, अय, अय का य, हां ऊपर करना था, मैं देख रही हूं, ठीक है। एक के स्थान पर कौन आपका अय, अय का य कैसा हलंत, तो यहां पे अब बच गया ना, ये रहा अव, है ना अव, फिर ये रहा आ, तो आय, ये रहा आपका आय, और ये रहा आपका आ, ये सारे ही हलंत होंगे। एक बहुत बड़ा डिफरेंस याद करो, यण तो कहती है कि इक के पश्चात असमान होंगे तो ही मैं दूंगी क्या, यण, कैसे क्लियर, इक के पश्चात असमान होंगे तो ही मैं दूंगी कौन, यण। और ये सब कहती है कि एच के पश्चात चाहे कोई भी असमान हो, असमान कोई भी हो, मैं तो एच की जगह क्या दे दूंगा, अयादी दे दूंगा। इस कॉम्बिनेशन को अयादी कहते हैं, अयादी मतलब अय आदि, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, अयादी। एच के स्थान पर अयादी आ जाएंगे कब, जब समान या असमान कैसा भी स्वर हो, वो स्ट्रिक्ट है, ये एकदम लीनियंट है, कूल है। समझ पा रहे हैं क्या, उसने कहा असमान या नहीं चाहिए, असमान कोई भी होगा, मैं तो एच आएगा तो पीछे क्या दे दूंगा, अयादी दे दूंगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलिए अब देखो, इसने ए और आई का उच्चारण समान है क्या, नहीं है, इसने उच्चारण नहीं देखा, इसने तो लिखा मैं एच हूं तो ये एच आ गया, यहां से एक एक के साथ एक एक उठाया, इसने एक एक के साथ किसको उठाया, एक एक उठाया, एक यहां से एक पीछे से आगे से पीछे से ऐसा नहीं किया, उसने बिल्कुल सीक्वेंस उठा लिया, इट इज, तो ये क्रम हो गया ना, ठीक है, समझ चुके होंगे, बढ़िया। यथा संख्यम अनुदेशः समानम, फाइनली एक बार फिर समझो, अकॉर्डिंग टू नंबर्स यानी संख्या के अनुसार। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका कौन है, अयादी संधि सूत्र क्या है, एचओ ए वाया, प्रश्न बनता है एच का सही क्रम क्या है, छोटे पहले और बड़े बाद में, यही तो रूल है। कोई खाना बनाए तो चॉकलेट से छोटे को पहले, बच्चे को बड़े लेंगे, ये छोटे पहले बड़े बाद में, ये कहता है समान समान कोई भी चलेगा, मैं तो पीछे वाले को कर दूंगा अयादी, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग टू नंबर क्या हमने ये देखा कि उच्चारण से समान ही आनी है, ठीक है, लिख दीजिए।
ये मैंने सिखा दिया है पूरी संधि में। मैं आपसे हर बार ये पूछूंगी कि यहाँ पर यदि आदेश हुआ है तो आदेश का सूत्र कौन सा लगा है, वो आपको जज करके बताना है। अरे समझ में, मैंने आपको थोड़ा दे दिया, हथियार दे दिए हैं। आपकी अपनी क्लास में वायरल हो जाए, सारे हथियार आपके पास हैं, मैंने आपको हथियार दे दिए हैं। कोई क्लिप क्लिप से काट करना कुछ और मीनिंग भी निकाल सकता है। बढ़िया आगे। दूर लिखा करें सूत्रों का, है ना। जैसा 1 2 3 4 है वैसा ही पीछे वाला भी 1 2 3 4 एग्जांपल बड़े मजेदार से दे दिए हैं। संधि पढ़ाऊंगी तो मेरे पास दो कांसेप्ट है, उसमें यदि आगम आदेश हुआ है, मैं आपसे पूछूंगी कि संधि में किस तरह के अनुसार आदेश हुआ है, ठीक है ना। दो संधियां तो मैंने लिखवा दी हैं, दोनों में डिफरेंस भी बता दिया क्या क्या डिफरेंस है। आदेश के सूत्र पढ़ने पड़े, ठीक है ना। चलिए आगे। मुझे कम से कम 5 6 लाइन चाहिए, 5 लाइन। कंफर्म? 5 6 लाइन का मैटर है ये। एक कह रहा है पूर्वादेश और एक कह रहा है पूर्व अपर आदेश। शब्दों को तोड़ना सीख जाओ। एक कह रहा है पूर्व आदेश और एक कह रहा है पूर्व अपर आदेश। लिख दीजिए एग्जाम में कैसे आएगा संधि होकर। कम से कम मुझे 5 लाइन चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। पूर्वादेश और पूर्व अपर आदेश। आदेश तो समझ में आ गए। कोई एक शब्द एक वर्ण जाएगा और उसकी जगह दूसरा नया आएगा। मैं रफ कर रही हूं आपको समझाने के लिए, 1 मिनट का काम है पूर्वादेश। जैसे हमने यण संधि का नाम लिया, यण संधि में ई गया तो ई के स्थान पर क्या आया, य, तो पूर्व के स्थान पर आदेश हुआ। समझ में आ रहा है क्या? पूर्व के स्थान पर नया अक्षर आया ना, तो ये कहलाता है पूर्वादेश। लिखना मत, एक बार रेफर कर रही हूं। अपन कह रहे पूर्व अपर आदेश। हम बात करें गुण संधि की। गुण संधि में यदि आपका एक एग्जांपल है गण धन ईशः, एक एग्जांपल कौन है, गण धन ईशः, ठीक है। मैंने ये कहा मुझे जब भी टुकड़ा दिखेगा ना तो मैं एक ही नजर से देखती हूं उसको। प्लस के निशान के जस्ट पहले क्या है, प्लस के निशान के जस्ट बाद में नीचे उतार लेती हूं मैं। मेरी हैबिट है, आपकी भी बना लेना। गण मुझे दिख रहा है कौन, अ मुझे दिख रहा है कौन, ई, आ के बाद ई आने पर ये बनाते हैं कौन, ए। कंफर्म? आ के बाद ई आने पर दोनों मिलकर बनाते हैं कौन, ए। तो यहाँ केवल पहले वर्ड के साथ हमने एक्शन लिया, हमने दूसरे वर्ड को देखा भी नहीं, और यहाँ पर हमने दोनों वर्ड को मिलाकर कोई नया अक्षर लाए हैं। तो ये पूर्व अपर, ये दोनों गए तब नया आया क्या। अब हमारे पास अ नहीं रहेगा, अ नहीं रहेगा, अ में आने वाला अ मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास पीछे से ई है। अब मेरे पास क्या बचा, देखो मेरे पास बचा गण में से अ निकल गया, तो मेरे पास बचा गण का ण हलंत, नया कौन है, ए, ई निकल चुकी है, मेरे पास है केवल शः। आधे अक्षर पीछे स्वरों के पास जाते हैं पूरा होने के लिए, आधे अक्षर स्वरों के पास पूरा होने के लिए जाते हैं, तो ण में मैंने एक ही मात्रा लगाई, तो ये मेरा बन गया गणे, और पीछे का कौन है, शः। संधि में सिखाने की सिर्फ इतना सिखा रही हूं कि कोई संधि में तो ये होता है कि आगे वाले अक्षर के स्थान पर ही हम रिएक्शन लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तब हम लोग आदेश की नया बनाना, नया तो बनाना, आदेश की नया बनाना, तो हां और ई को मिलाकर हमने नया ही तो बनाया, और दोनों की जगह ही नया आ गया, तो ये हो गई कौन, पूर्वापर आदेश। आपसे पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि आपको पता होना चाहिए। आपने संधि पढ़ी है ना, आपको ये पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे ना पूछे मुझे नहीं पता, लेकिन आप यदि इस तरीके से ग्रामर पढ़ाते हो ना फ्यूचर में जाके, मैं तो शायद रहूंगा, लेकिन लोग आपको बहुत याद करेंगे कि वो सर बहुत अच्छे थे, मैं बहुत अच्छी थी, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आ रहा है समझ में? तो ये है हजारों में लाखों में एक बनने की ट्रिक, ठीक है। पूर्व आदेश, पूर्वापर आदेश, पूर्व आदेश में आगे वाले स्थान को ही हम लोग चेंजेस करेंगे, पूर्वापर आदेश में दोनों को स्थान पर कोई नया अक्षर आ जाएगा, ठीक है। अब लिखना क्या था हमारे स्टार्ट में, इस स्टार्ट में हमें ये लिखना था कि पूर्वादेश वाली संधियां कौन सी हैं और पूर्वापर आदेश वाली संधियां कौन सी हैं। तो पूर्व आदेश अभी कॉलम खाली छोड़ोगे ना, मैं जैसे जैसे पढ़ती जाऊंगी मैं तो सारी बता दूंगी, मैं तो सारी बता दूंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन मैं चाह रही हूं कॉलम खाली छोड़िए 5 लाइंस का। हम एक संधि पढ़ेंगे, हम डिसीजन लेंगे कि पूर्वादेश हुआ कि पूर्वापर आदेश हुआ, जैसा होगा देन वी विल राइट देयर। समझ में आ रहा है? फिर हम जाकर एक एक को लिखेंगे, इसकी बात ही अलग है, ठीक है। तो 5 लाइन छोड़ दो। अभी मैंने जो संधि पढ़ाना स्टार्ट ही किया है कौन, यण, उसमें पीछे वाले के साथ हम रिएक्शन कर लिए, हम लोग की को हटा के ले रहे हैं, तो वो संधि आई है कि कहां पर, पूर्वादेश में, यानी कि एक कॉलम आपका भर रहा है कौन, यण संधि। बाकी खाली छोड़ दो, आराम से जब आएगा तब भरेंगे, इससे क्या याद रह जाएगा। और 5 लाइन खाली छोड़ के फिर आप जो भी लिखोगे इसके बाद लिखोगे, ये कॉलम खाली छोड़ देना, ठीक है। कितना 5 6 लाइन का नंबरिंग मत डालना, बस खाली छोड़ देना स्पेस 5 6 लाइन का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा बहुत बढ़िया तरीके से, देखो आगे भी बहुत सारी क्लासेस है ना, तो मैं इस सेशन को तो यहीं पर समाप्त करूंगी, कल से आगे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से सुना पढ़ा। चलिए।